कढ़ी चावल वाली गरीब रोशनी। रोशनी बहुत ही घरेलू औरत थी। शादी के बाद उसने बहुत अच्छे से अपने घर को संभाल रखा था। रोशनी के पति मोहन का अपना एक ढाबा था जो बहुत अच्छा चल रहा था। रोशनी घर के काम के साथ-साथ अपने पति की ढाबे पर मदद भी करती थी। आइए आइए, सब मनोज के ढाबे पे आइए, क्योंकि हो गया है नाश्ते का वक्त। इंडियन थाली, साउथ इंडियन थाली, पंजाबी थाली, हर टाइप के पराठे की थाली। आइए आइए। अरे भाभी, आप चाहे कितने भी मिठाइयों के नाम लो, तो बस आपके हाथ के कढ़ी चावल ही पसंद है। और आपके हाथ के कढ़ी चावल की तुलना भला किसी थाली के साथ हो सकती है? हाँ हाँ, चलो रोशनी, तुम अपने हाथ से कढ़ी चावल बना लो। तुम्हारे हाथ के कढ़ी चावल ही सबसे फेमस है हमारे ढाबे पर। भाभी, आज ही मैं शहर से आया हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे आपके हाथ के जैसे कढ़ी चावल कहीं नहीं मिले। अरे भैया, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो आपको ऐसी भाभी मिली है। जब से भाभी ने ढाबे पर कढ़ी चावल बनाना चालू किया होगा, आपकी कमाई तो 4 गुना हो गई होगी। हाँ भाई, यह तो तुम ठीक ही बोल रहे हो। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे रोशनी जैसी पत्नी मिली। मोहन का ढाबा गांव में सबसे पुराना ढाबा था, लेकिन जब से उसकी पत्नी ने वहां पर कढ़ी चावल बनाना शुरू किया, तब से उसकी आमदनी पहले से ज्यादा होने लगी। अब रोशनी के कढ़ी चावल की वजह से कमाई रोजाना ही दुगनी हो गई थी। एक रोज एक जवान कटीले बदन की लड़की मोहन के ढाबे पे आती है। हेलो, क्या आप मुझे बताएंगे कि मेन्यू में क्या-क्या है आपके पास? अरे मैडम, है तो बहुत कुछ, लेकिन आपको कहाँ मेरे हाथ का भाता है। आप भी कढ़ी चावल ही खा लीजिए। अरे मैं तो आपका नाम सुन के ही आई थी इस ढाबे पर। आप मुझे अपने हाथों का कुछ स्पेशल खाना खिलाइए। ये सुनकर मनोज उस लड़की को देखता ही रह गया और मन ही मन में काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसने कढ़ी चावल की जगह उसके हाथों का खाना मांगा। मनोज जल्दी जल्दी पूजा के लिए पंजाबी थाली लगा देता है। अरे वाह मोहन जी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। मन करता है बनाने वाले की उंगलियां ही चाट जाऊं। वैसे कितने पैसे हुए मोहन साहब? अरे नहीं मैडम जी, वैसे भी बहुत टाइम के बाद किसी ने मेरे हाथ का खाना टेस्ट कर मेरी तारीफ की है, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। ये सुनकर पूजा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। मोहन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके खाने की किसी ने तारीफ की थी। अगले दिन अब पूजा रोज-रोज मोहन के ढाबे पे आने लग गई थी और मोहन को भी पूजा काफी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो कढ़ी चावल को तवज्जो ना देकर उसके हाथ के खाने को पसंद करती थी। मोहन जी, आज हमें क्या बनाकर खिला रहे हो? आइए मैडम जी, आप बोलो, वही बन जाएगा। आप बस हुक्म करिए। ये सुनकर पूजा मुस्कुराने लगती है और मोहन उसके सामने साउथ इंडियन खाना बनाकर रख देता है। पूजा उस खाने को खाती है और तारीफ करने लगती है। अरे वाह मोहन जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपके हाथ में तो जादू है जादू। पता नहीं फिर भी लोग कढ़ी चावल क्यों खाते हैं। एक बार आपके हाथ का खाना खाकर तो देखे, आपको दिल दे बैठेंगे मेरी तरह। मोहन ये सुनकर खुश हो जाता है और वो मन ही मन पूजा को पसंद करने लगता है। पूजा ने मोहन का सारा झुकाव अपनी ओर कर लिया था और एक दिन, अब और कितने दिन मोहन, तुम्हारी इस रोशनी के कारण तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना कोई पसंद नहीं करता है। कोई पूछता भी नहीं है तुम्हारे खाने को। एक दिन इस रोशनी को निकाल दो और अपने नाम से फिर से कमाना स्टार्ट करो। हम और तुम मिलकर इस ढाबे को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। ठीक कहती हो। पूजा, जब से ये रोशनी आई है ढाबे पे अपने कढ़ी चावल को लेकर, तब से मेरा खाना कोई पूछता ही नहीं है। आज ही मैं रोशनी से बात कर कर उसको घर से निकाल बाहर कर दूंगा। रोशनी, बहुत हुआ। जब से तुम ये कढ़ी चावल लेके आई हो, मेरे खाने को तो कोई पूछता ही नहीं है। मैंने अब तुमसे हमेशा के लिए अलग होने का फैसला किया है। पर्ची, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो आपकी मदद करनी ही चाहिए थी। मैंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है।
कृपया करके मुझे समझ लीजिए। नहीं रोशनी, अब बहुत हुआ। तुम निकलो यहाँ से और मेरे घर से। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मोहन रोशनी को आधी रात घर से बाहर निकाल देता है। रात में रोशनी एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाती है। तभी वहाँ से मोंटी काम करके अपने घर को वापस जा रहा था। वो देखता है कि रोशनी आधी रात में पेड़ के नीचे बैठी है और उसे देख के वो उसके पास चला जाता है। भाभी, आप इतनी रात में इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? मोंटी, तुम्हारे भैया ने उस पूजा की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया है। वो बोलते हैं कि मैं उनका नाम डुबाकर अपना नाम उठाना चाहती हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे भाभी, आप रोती क्यों हो? आपका देवर जिंदा है और वैसे भी देवर तो बच्चे के समान होते हैं। आप ना मेरे घर में ही रहना और इस तरह से आप उस पूजा पर नजर भी रख पाओगे। रोशनी मोंटी के घर रहने लग जाती है। दिन भर वो अपने पति के बारे में ही सोचती थी और ये देखकर मोंटी बहुत उदास होता है कि उसकी भाभी कितनी परेशान है। तभी वो सोचता है, अरे भाभी, आप ऐसे घर पर बैठे रहोगी तो सारा दुख आपको घेर लेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपना काम स्टार्ट करें। और आपके हाथ में तो वैसे जादू है और गांव के सभी लोग तो आपके हाथ के कड़ी चावल खाने को तरस रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप मोहन भैया के ढाबे के सामने ही अपना कड़ी चावल का काम करिए। जब सभी ग्राहक आपकी तरफ आ जाएंगे तब एहसास होगा कि उन्होंने कितना बुरा किया है। पर मोंटी, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हारे घर पर रह के तुमसे और ज्यादा खर्चा नहीं कराना चाहती। भाभी, आपने एक ही चीज में पराया कर दिया ना मुझे। मैं आपका बेटा हूँ और एक बेटा अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है और आप मना भी नहीं करोगी। ये सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन मोंटी एक ठेले को लेकर आता है और उस पर प्लेट लगी होती है रोशनी के मशहूर कढ़ी चावल। और अब अगले ही दिन मोहन के ढाबे के सामने खड़ी थी रोशनी उसके कढ़ी चावल के ठेले के साथ। आइए आइए, आज भी पहले की तरह ही है टेस्टी और खाने में जबरदस्त रोशनी के कढ़ी चावल। अरे अरे देखो, रोशनी आ गई अपने कढ़ी चावल लेकर। अरे, कहाँ जा रहे हो आप सब? अरे इस गांव में और ढाबा था ही नहीं खाना खाने के लिए, इसीलिए यहाँ आना पड़ता था। और देखो, अब रोशनी दीदी आ गई है। अब तो हम इन्हीं के पास जाकर ही कढ़ी चावल खाया करेंगे। अरे मैं भी तो कढ़ी चावल बनाती हूँ। अरे उसको कढ़ी चावल बोलती हो? आप एक बार रोशनी दीदी के हाथ का कढ़ी चावल खा के देखो, तब पता चलेगा असल में कढ़ी चावल किसे बोलते हैं। मैं तो जा रही हूँ कढ़ी चावल खाने, तुम सब भी चलो। मोहन के ढाबे के सारे ग्राहक उठकर रोशनी के कढ़ी चावल खाने निकल जाते हैं। पहले दिन से ही रोशनी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अरे रोशनी, इतने टाइम से कहाँ थी तुम? हमने तुम्हें बहुत मिस किया है, तेरे इन कढ़ी चावल को भी। और अच्छा किया तुम अपने दम पर खड़ी हो गई, कई औरतों को मिसाल मिलेगी। चल अब जल्दी से मुझे कढ़ी चावल खिला दे। ठीक है दीदी। वाह रोशनी, क्या कढ़ी चावल बनाती है तू। ये ले 80 रुपए। नहीं भाभी, 80 रुपए नहीं, 40 रुपए प्लेट है अब। क्या 40 रुपए? इतनी सस्ती? भाभी, ताकि सभी मेरे कढ़ी चावल खा सके। अब अगर मैं 80 रुपए प्लेट का भाव रखूंगी तो गरीब लोग जल्दी से खरीद नहीं पाते, इसीलिए मैंने अपनी प्लेट का दाम आधे रेट पे रखा है। वाह रोशनी, वाह, तूने ये बहुत अच्छा काम किया है। पूजा और मोहन दूर से खड़े हुए देख रहे थे कि सारे ग्राहक कढ़ी चावल के लिए भीड़ लगाकर खड़े हैं और उनके ढाबे पर कोई भी नहीं आ रहा है। देख रहे हो ना मोहन, कैसे रोशनी हमारे ढाबे को बंद करने के चक्कर में तुली है। हाँ, देख रहा हूँ पूजा, देख रहा हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैंने रोशनी के साथ गलत किया है, लेकिन अब लगता है कि मैंने जो किया सही किया है। लेकिन अब अपने होटल में तो कोई आ ही नहीं रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कैसे चलेगा अब अपना होटल। अरे तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। हाँ हाँ पूजा, बोलो क्या चाहिए तुमको? मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे। अरे यह भी कोई बोलने वाली बात है। ये सारे पैसे तो तुम्हारे ही है। तुम्हें जितने मर्जी चाहिए वो ले सकती हो। लो गुल्लक की चाबी। गुल्लक की चाबी देखकर
पूजा बहुत खुश हो जाती है और वो गुल्लक में से 10,000 निकाल लेती है। पूजा सिर्फ मोहन के पास उसके पैसे के लिए ही रुकी हुई थी। वो बहुत ही चालाक और चतुर थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी आमदनी कम हो जाती है। ये रोशनी आ गई है तो मेरे गले में पैसे ही नहीं रहते हैं। अब कहाँ से मैं अपना शॉपिंग वगैरह करूंगी? तभी उसे एक आइडिया। वो चुपके से रोशनी के ठेले पे जाती है और उसके चावल में कॉकरोच डाल देती है। रोशनी उसी चावल को ग्राहकों को देती है। कॉकरोच! मेरे चावल में कॉकरोच निकला है। जैसे ही पूजा ग्राहक की आवाज सुनती है, मुस्कुराती हुई रोशनी के ठेले की ओर निकल पड़ती है। पूजा, हे भगवान, कमाई करने के लिए तो इतनी गिर गई। छी 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 छी, आज शकुंतला को कुछ हो जाता फिर। मुझे पता है तो जरूर ऐसे ही बिना देखे खाना बनाती होगी। आज चावलों में कॉकरोच निकला है, कल छिपकली निकल आएगी। नहीं नहीं पूजा बहन, रोशनी दीदी ऐसी नहीं है। आज तक उनके खाने में कभी कंकड़ तक नहीं निकला है। वैसे भी घर में कॉकरोच बहुत हो जाते हैं और कभी-कभी ध्यान नहीं होता। हाँ, ठीक बोल रही हो। कोई बात नहीं रोशनी बहन, हो जाता है। आगे से ध्यान रखना। मुझे मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत ध्यान से खाना बनाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे हो गया। मैं फिर से खाना बनाकर लाती हूँ। ये सुनकर पूजा का मुंह छोटा सा हो जाता है और वो जैसा सोच रही थी वैसा कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन पूजा सज धज कर अपने ढाबे के बाहर जोर जोर से आवाज लगा रही थी। आओ आओ, हमारे ढाबे का सबसे टेस्टी खाना खाओ। आओ आओ, जल्दी से आओ, सुबह का नाश्ता खाओ, वो भी सस्ते दामों में। पूजा की तरफ कुछ आदमी आते हैं, जिनमें से एक आदमी ने भारी भारी सोने की चेन पहन रखी थी। उस सोने की चेन को देखकर पूजा के मन में लालच आ जाता है। उस आदमी को पूजा बहुत पसंद आती है। बोलिए साहब, आपको ये नाचीज क्या खिलाए अपने ढाबे पर? फिलहाल भूख तो लगी है, लेकिन तुम तो इतनी खूबसूरत हो और इस ढाबे पर काम कर रही हो। तुम्हारी जगह तो महलों में है। पूजा सोचती है और वो मन ही मन में बोलती है कि यही मौका है इस मनोज से पीछा छुड़ाने का। क्या करूं साहब, ये मनोज मुझे शहर से लाया था। बोला था ये मुझे 40,000 दिया करेगा महीने का, लेकिन अब ये मुझे पैसे देने से इनकार कर रहा है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत। कहाँ है मालिक इस ढाबे का? तभी वहां पर मोहन आ जाता है और मोहन इन बातों से अनजान था कि पूजा इन आदमियों से झूठ बोल रही है। क्या हुआ साहब? इसको पगार क्यों नहीं देते हो तुम? कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? मैं इसको पगार क्यों दूंगा? और आप ज्यादा होशियार मत बने। खाना खाने आए हो आप यहाँ पर, चुपचाप खाना खाइए और चले जाइए। ये बोलकर वहां से मोहन चला जाता है। देखा साहब, ये मुझ पर ऐसे ही जुल्म करता है। ओ मेरी कलाई! अरे क्या हुआ पूजा, दिखाओ तो सही। वो आदमी पूजा की कलाई देखने लग जाता है और तभी वहां पर मनोज आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है पूजा? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तब समझ में आ जाएगा। अंदर जाओ अभी के अभी। मुझे बचाइए साहब, ये कमीना मुझे बहुत मारेगा। ऐसे कैसे मारेगा ये तुमको? मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। पूजा उस अमीर आदमी के साथ चली जाती है और वहां उस आदमी के 4 गुंडे मोहन को घेर लेते हैं। तभी वहां पर रोशनी आ जाती है। अबे 2 कौड़ी के चूजे, तू मेरे पति को उठाएगा? तेरी इतनी हिम्मत! गांव में एक आवाज मारी ना, पूरे गांव वाले तुम्हारी चमड़ी उतार देंगे, समझे? ये सुनकर गुंडे वहां से भाग जाते हैं और पीछे खड़ा हुआ मोहन ये सब चीजें देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू थे कि उसने रोशनी के साथ क्या किया था और फिर भी रोशनी आज उसके साथ खड़ी हुई थी। रोशनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम फिर से मेरे घर में आ जाओ। नहीं जी, मुझे माफ करिए, मैं अपना नाम खुद कमाना चाहती हूँ। इतना बोलकर रोशनी वहां से चली जाती है और वहां खड़ा खड़ा मोहन रोता रह जाता है। अब कुछ समय बाद रोशनी का ढाबा बहुत फेमस हो जाता है और हर गांव में उसकी कढ़ी चावल की तारीफ होती है। 1 साल बाद रोशनी ने अपना एक बड़ा सा होटल खोल लिया था कढ़ी चावल का, और इधर मोहन का ढाबा एकदम बंद हो गया। राकेश पतली दुबली लड़की से शादी करना चाहता था,
इसी चक्कर में उसने न जाने कितनी लड़कियां देख ली थी, लेकिन उसे एक न भाती। अरे कल वाली संगीता, वो तो ठीक है, वो क्यों नहीं पसंद आई तुझे? अरे चेहरा कितना मोटा था, ऐसा लग रहा था दोनों गाल में रसगुल्ला भरा है। अरे तो अच्छा है ना, तुझे क्या सूखी हड्डी चाहिए? अरे माँ, अगर मैं मोटी लड़की ले आया ना तो तेरा ही नुकसान है। पता चला लोग उससे मेरी माँ मानकर बातें सुना जाएंगे। देखिए फालतू की बातें मत किया कर, समझा? जल्दी से जब तक मैं जिंदा हूँ शादी कर ले। शादी का प्रेशर राकेश पर बहुत ज्यादा था। माँ भी बुजुर्ग हो रही थी। अब माँ से घर का काम भी हो नहीं पा रहा था और ऐसे ही एक दिन माँ बेहोश हो जाती है। अरे अरे कोई है? कमला को क्या हो गया है? कमला को क्या हो गया है? कोई है क्या? पड़ोसियों ने मिलकर डॉक्टर को बुलाया। माँ को किसी तरह होश आ गया और राकेश सामने खड़ा था। क्या माँ, गिलास में पी लेती पानी? किसने बोला था पूरा घड़ा उठाने को? अरे मैं तो तेरी माँ के साथ ही थी, लेकिन तू कहाँ था? बाहर पानी का टैंकर आया था। आज मोहल्ले में पानी की कमी थी। सब बाल्टी लेके पानी भर रहे थे और तेरी माँ भी भारी घड़ा उठाकर ले जा रही थी। तभी चक्कर आकर इसका पैर फिसल गया और ये गिर गई। ओ माँ, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगी। मैं कितना डॉक्टर बुलाऊंगा? देख बेटा, तू अब ये ना करना बंद कर दे और आज जो लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना, उन लोगों को फाइनल कर दे बस। माँ, किसी भी लड़की को कैसे फाइनल कर दूं मैं? तो क्या माँ को गिराता रहेगा? अरे घर में उसकी मदद के लिए कोई तो चाहिए ना। या तो तू नौकरी छोड़ दे या घर में बहू लेकर आ जा। अब राकेश क्या करता? माँ को रोज मरते देख तो नहीं सकता था और ना ही पतली दुबली लड़की का सपना छोड़ सकता था। अब वो तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता है कि शाम वाली लड़की अच्छी हो और वो पहली फुर्सत में ही उसे देखकर हाँ कर देगा। और फिर हो जाती है शाम। शाम को बहुत ही पतली सी दुबली सी लड़की सामने आकर खड़ी होती है। आप कौन? ओह, धीरे बोलिए ना, इतने जोर से सुनने की आदत नहीं है। वो हम लोग लड़का देखने आए हैं। मैं ही वो लड़की हूँ। वो क्या है ना, ससुराल देखना था तो मैं आ गई। राकेश देखता है। अरे, ये तो इतनी पतली है कि दरवाजा ना भी खुलता तो दरवाजे के नीचे से अंदर आ जाएगी। अरे देखो देखो, खूब देखो। 2 माले का मकान है, रहने वाले सिर्फ 2। तुम आ जाओगी तो 3 हो जाएंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे लड़की की माँ आ जाती है। बेटा, बोलो तो हम बड़े भी बैठकर कुछ बात कर लेते हैं। जी जी, आइए ना। वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं ही बात कर लेता हूँ। देखिए, मुझे लड़की पसंद है। कल शाम को ही आते हैं ना हम बारात लेकर। तभी राकेश की माँ आ जाती है। हाँ हाँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं तो क्या हुआ? अरे माँ जिंदा है तेरी। अरे बहन जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको हमारा घर? जी बहुत ही शानदार, हमें रिश्ता पसंद है जी। क्या राकेश इतने पतले सही है? या आप बोलो तो इसका मांस भी इससे ज्यादा लग रहा है। पतली सी रीना इतनी पतली होती है कि उसे लगता है कि माँ बेटे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? मैं पतली नहीं हूँ, मैं फिट हूँ, फिट। बड़ी आई फिट वाली। अरे थोड़ा सा पंखा तेज कर दूं तो इसे पकड़ कर चलना होता है कि कहीं और ना चली जाए। बहन जी मैंने सुना है आप लोगों को पतली लड़की चाहिए। अब इससे पतली मार्केट में मिल जाए तो नाम बदल देंगे क्या? अब क्या था, राकेश को पतली लड़की मिल गई और रीना को बड़ा ससुराल। उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अरे, और बहू कहाँ है? उठी नहीं अभी तक? रीना बहुत थक गई थी, वो अभी तक सो रही है। थक गई है? किया क्या जो थक गई? अरे माँ, वो रीना ना सोने से भी थक जाती है। कह रही थी सोना भी तो बड़ा काम है, लेटे लेटे थकावट आ गई है। तभी बहू उठकर आ जाती है। थकी हुई बहू को सास पूछती है, क्या हो गया बहू? सब ठीक तो है ना? माँ जी वो क्या है ना, कमर में दर्द हो जाता है। लेटे लेटे कमर में दर्द आ जाता है तो वॉक कर लिया कर। माँ जी वो क्या है ना, वॉक करने से पैरों में दर्द हो जाता है। अरे बहू शरीर में मांस नहीं है, अंदर से कमजोर है तू। खाने पीने पे ध्यान दो बहू। अरे माँ, खाने पीने पे ध्यान देगी तो मोटी हो जाएगी, और आप जानते हैं ना मुझे मोटी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। हाय राम, कम से कम चलने के लायक तो हो।
खाते खाते थक जाती है, चलते चलते थक जाती है, बैठे बैठे थक जाती है, सोते सोते भी थक जाती है। अरे ये कैसी लड़की है, इससे घर का काम क्या करवाऊं मैं? अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है, कर दूंगी मैं घर का काम। वो क्या है ना, मैं चूल्हा जला देती हूँ, आप पतीला रखना, मैं सब्जी बैठकर किसी तरह काट लूंगी, आप खड़े होकर चला देना। बस कर, सब मुझे ही करना है तो तेरा क्या काम है? जा तू अपने घर और कुछ खा पी कर मोटी होकर आ। मोटी हो जाओ तो आ जाना, वरना आना ही मत। माँ, मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं है। अरे तो ये है किस काम की? घर का कोई काम नहीं हो रहा इससे, और इतनी कमजोर कल को बच्चा कैसे पैदा करेगी? माँ बेटी की लड़ाई देखकर बहू को चक्कर आ जाती है और वो गिर जाती है। लग रहा है खुशखबरी है, मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ। माँ, वो ज्यादा तेज आवाज में देर तक बात सुनती है ना तो थक कर बेहोश हो जाती है। माँ, जल्दी से जाकर पानी लेकर आओ। सास बेचारी लंगड़ाती हुई किचन में जाकर पानी लेकर आती है। राकेश बहू के मुंह पर पानी छिड़कता है और उसे होश आता है। सुनो जी, माँ जी को बता दो, मैं ज्यादा देर तक बहस नहीं सुन सकती, मेरी कमजोरी बढ़ने लगती है। हाँ हाँ, मुझे बता दिया है इसने, जब तुम बेहोश हो गई थी। भगवान पतली लड़की की चाहत में न जाने कागज का फूल उठा ले आया है। तो क्या गमला लाता? अरे देख तो कितनी प्यारी सी लग रही है, एकदम अप्सरा की तरह। अरे अप्सरा भी पंख फैलाती है, इससे तो पंखों का भार भी न झेला जाएगा। क्या है माँ, क्यों हमेशा लड़ती रहती है? अरे मैं लड़ रही हूँ, लड़ तो तुम रहे हो। इधर माँ बेटे फिर शुरू हो जाते हैं। वहीं रीना को चक्कर आना शुरू हो जाता है। हाय अरे चुप हो जाओ, इसे वापस चक्कर आ रहा है। पतली बहू के लालच में राकेश ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब आगे? माँ, मैं रीना को घुमाने ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, ले जाओ, क्यों नहीं क्यों नहीं। लेकिन रुक, पहले मोहल्ले वालों को मैं बता दूं कि मेरी बहू निकल रही है, तो जरा गाड़ियां साइड कर ले। क्या पता किसकी आवाज से ये फिर से बेहोश ना हो जाए। देखिए ना, पाजी कैसे मेरे पतलेपन का हमेशा मजाक बनाती है। अरे वो तो बहुत दूर दूर से रिश्ते आए थे मुझे, लेकिन पापा ने कहा कि तुम्हें पतली ही बीवी चाहिए, इसीलिए यही पास में शादी कर ली। रिश्ते तो दूर दूर से थे, लेकिन तुझे दूर दूर तक पहुंचाता कौन? कैसे जाती तू? रास्ते में ही देखना तू बंद ना हो जाती। सास बोल ही रही थी कि रीना बैठ जाती है। क्या हो गया? अभी तो कह रही थी घूमने जाना है और अब बैठ गई। वो क्या है ना, सासू माँ पहले बोल ले, फिर देखते हैं। क्या है माँ, आप भी शांत नहीं रह सकती? राकेश रीना को बाइक के पीछे बिठाता है और निकल जाता है मस्ती से। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाइक तेजी पकड़ती है, रीना छपकर जमीन पे गिर जाती है और राकेश निकल जाता है। आगे राकेश के जाने के बाद रीना किसी तरह घर के अंदर जाती है और सास को सारी बात बताती है। मैंने तो कहा ही था कि मोहल्ले वालों को बता देती हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरे बेटे को ही नहीं पता फूल जैसी भी है, जरा सी हवा में बिखर जाती है। अब तुझे तो मैं डॉक्टर के पास ले चलूंगी। शाम को राकेश आ जाता है। रीना अंदर खाना बना रही होती है और सास सामने बैठी रही होती है। माँ, माँ, अरे माँ, वो रीना न जाने कहाँ टपक गई है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। माँ, मेरी रीना। कहाँ होगी मतलब, तेरे साथ तो गई थी। देख बेटा, क्या पता हवा के साथ बह गई होगी, उड़ गई होगी। इसीलिए तो कहती हूँ, लड़की के अंदर इतना तो मांस हो कि वो खुद को संभाल सके। अरे कम से कम ताकत तो हो। पतले के चक्कर में कमजोर हो जाना ये कहाँ तक सही है? हाँ माँ, बात तो सही है, लेकिन अब क्या करूँ? कहाँ से लाऊं मेरी रीना? अगर मैं ले आऊं तो तू उसे पतली रखने की जिद तो नहीं करेगा? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। सास रीना को बाहर बुलाती है। राकेश बीवी को देखकर खुश हो जाता है। मुझे पतली और कमजोर नहीं, स्वस्थ और ताकतवर बीवी चाहिए। तुम अपना ध्यान रखो रीना, खूब खाया पिया करो। तुम मोटी भी हो गई ना तो भी मैं तुमसे ही प्यार